तो क्या एक मामूली सा लकड़हारा जिसके पास न कोई ताकत है न कोई दौलत, वो एक शक्तिशाली शैतान को हरा सकता है? सुनने में तो नामुमकिन लगता है ना? लेकिन माधव की ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो स्ट्रैटेजी की एक जबरदस्त मास्टर क्लास है। चलिए आज इसी कहानी को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, अगर किसी को 3 वरदान मांगने का मौका मिले तो लिस्ट में क्या होगा? शायद दौलत, शोहरत या फिर बेहिसाब ताकत, है ना? ज्यादातर लोग तो यही सब मांगेंगे। पर सवाल यह है कि क्या हमेशा यही सही जवाब होता है? और यही तो ये कहानी मजेदार हो जाती है। हमारा हीरो माधव इनमें से कुछ भी नहीं चुनता, बल्कि उसकी मांगे इतनी अजीब हैं, इतनी अटपटी हैं कि पहली नजर में तो बिल्कुल बेकार लगती हैं। पर क्या वो सच में बेकार थीं? देखते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के किरदारों से। ये है माधव, एक बहुत ही मेहनती लकड़हारा, और ये है उसकी पत्नी भाग्यवान। और इनकी जिंदगी घोर गरीबी में कट रही है। मतलब एक ऐसी हालत जहां उम्मीद की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही। देखिए, भाग्यवान के ये शब्द सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये वो चिंगारी हैं जो इस कहानी को आगे बढ़ाएंगी। सोचिए, घर में खाने को एक दाना तक नहीं है, और यही जो निराशा है, यही हताशा माधव को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। यहां पर ना 2 बिल्कुल अलग अलग सोच दिखाई देती हैं। एक तरफ है भाग्यवान, जिसे बस फौरन राहत चाहिए, पैसा, कोई आसान सा रास्ता। और दूसरी तरफ है माधव, जिसकी सोच थोड़ी लंबी है। उसे अपनी मेहनत और अपनी नेकी पर भरोसा है। हाँ, ये रास्ता धीमा जरूर है, पर शायद ज्यादा मजबूत भी। और कहते हैं ना, जब हालात सबसे ज्यादा खराब होते हैं, ठीक तभी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक रहस्यमयी साधु की एंट्री होती है और माधव को एक ऐसा मौका मिलता है जो सब कुछ बदल सकता है। अब इस बात पर जरा गौर कीजिए। माधव खुद भूखा था, फिर भी उसने एक प्यासे साधु को पानी पिलाया। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक तरह का निवेश था, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके रिटर्न का उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। और इसी एक काम ने, इसी निस्वार्थ भाव ने उसे 3 वरदानों का मौका दिया। वो पल जो उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदलने वाला था। तो जिंदगी बदलने वाले इस सुनहरे मौके पर माधव मांगता क्या है? सोना? कोई आलीशान महल? जी नहीं, वो मांगता है 3 बिल्कुल अजीबोगरीब चीजें। एक कुल्हाड़ी, एक कुर्सी और एक थैला। अब ये ऐसी चीजें हैं जिनका गरीबी से लड़ने में दूर दूर तक कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, या शायद आता है। अब जाहिर सी बात है, भाग्यवान का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी नजर में तो माधव ने बेवकूफी की सारी हदें पार कर दी थी। जिंदगी का इतना बड़ा मौका और ऐसे गंवा दिया। उसके लिए ये वरदान किसी बकवास से कम नहीं थे। यहां से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। पत्नी के रोज रोज के तानों से तंग आकर माधव एक ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे सीधे शैतान के जाल में फंसा देता है। शैतान उसके सामने एक सौदा रखता है, एक ऐसा सौदा जो दिखने में तो बहुत अच्छा है, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी है। सौदा बिल्कुल सीधा था, अभी के लिए फौरन अमीर बनने के लिए सोने के 3 थैले। लेकिन कीमत 1 साल के बाद हमेशा के लिए शैतान की गुलामी। ये वही क्लासिक जाल है, शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म पेन। और अपनी पत्नी को खुश करने की जल्दी में माधव इस जाल में फंस ही जाता है। देखते देखते 1 साल बीत गया। अब हिसाब का दिन आ चुका है। शैतान अपना कर्ज वसूलने के लिए दरवाजे पर खड़ा है, और माधव के पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ वही 3 बेकार से वरदान हैं। अब शुरू होगा रणनीति का असली खेल। तो पहला राउंड शुरू होता है। चुनौती सीधी है, एक ऐसे शैतान को कैसे फंसाया जाए जो आपकी जान लेने आया हो। एक तरफ है शैतान की ताकत और दूसरी तरफ माधव अकेला। देखते हैं माधव की पहली चाल क्या होती है। और देखिए, शैतान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या निकली? उसका घमंड, उसका अहंकार। वो माधव की मामूली सी कुल्हाड़ी का मजाक उड़ाता है, उसे खिलौना समझता है। और यही घमंड उसे सीधा माधव के पहले जाल में फंसा देता है। और बूम, पहला हथियार काम कर गया। जैसे ही शैतान ने कुल्हाड़ी को हाथ लगाया, बस वो उसके काबू से बाहर हो गई। अब सोचिए, शैतान अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो माधव का गुलाम बन चुका था, बिना रुके बस लकड़ियां काटे जा रहा था। अब जरा इस एक चाल का नतीजा देखिए, पूरी बाजी ही पलट गई थी।
शैतान को अपनी आज़ादी के लिए न सिर्फ और ज्यादा सोना देना पड़ा, बल्कि माधव को 2 साल की और मोहलत भी मिल गई। मतलब माधव ने अपनी पोजीशन काफी मजबूत कर ली थी। तो अब आता है राउंड 2, और इस बार चुनौती कहीं ज्यादा मुश्किल है। शैतान अब होशियार हो चुका है। उसे पता है कि माधव के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। अब माधव क्या करेगा? माधव की अगली चाल दिमागी है। वो हार मानने का नाटक करता है ताकि शैतान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और फिर बड़े ही प्यार से मेहमान नवाजी का दिखावा करते हुए उसे अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठने को कहता है। ये क्लासिक साइकोलॉजिकल ट्रैप था। और ये जाल भी काम कर गया। शैतान, जो हर चीज को छूने से बच रहा था, एक सीधे साधे न्योते पर कुर्सी में ऐसा फंसा कि फंस ही गया। एक बार फिर उसकी अपनी ताकत ही उसके खिलाफ काम कर रही थी। वो अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर माधव ने एक शक्तिशाली शैतान को बार बार कैसे हरा दिया। चलिए अब इस शानदार जीत का एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि इससे सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है। यहाँ एक पैटर्न पर गौर कीजिए। हर बार माधव की जीत पहले से बड़ी होती गई। शैतान को अपनी आज़ादी के लिए हर बार पहले से ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। ये कोई किस्मत का खेल नहीं था, ये एक सोची समझी बेहतरीन रणनीति का नतीजा था, जिसने माधव के फायदे को लगातार बढ़ाया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? पहली और सबसे जरूरी बात, असली ताकत ब्रूट फोर्स में, यानी कि सिर्फ जोर जबरदस्ती में नहीं होती, बल्कि स्मार्ट सोच में होती है। और दूसरी बात कि हमारी सबसे बड़ी ताकत अक्सर वहीं छुपी होती है जहां हम उसे ढूंढने की उम्मीद भी नहीं करते, उन चीजों में जिन्हें शायद दुनिया बेकार समझती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। हर किसी के पास अपनी एक अनोखी कुल्हाड़ी होती है। वो कौन सी छिपी हुई ताकत है जिसे शायद हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं? उसे पहचानने की जरूरत है, क्योंकि सही मौके पर वही हमारा सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है।